नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम की भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। हमारे आज की वीडियो का विषय है रॉक्स या शैलें। पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परत है, सियाल, सीमा और नीफे। ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है पृथ्वी की सतह का, और यही बाहरी परत है और यही भूमंडल में भूपटल पर समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भौतिक भूगोल के क्षेत्र में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल है। तो स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस का शाब्दिक अर्थ है चट्टान। तो एक तरह से हम स्थल मंडल को शैल मंडल भी कह सकते हैं। अब शैल होती क्या है? शैल भूपटल की रचना करने वाले वे पदार्थ हैं जो कठोर व दृढ़ हैं। इन्हें चट्टान या शैल कहते हैं। इन शैलों की संरचना, संगठन, आकार में विभिन्नता का प्रभाव वहाँ के स्थल रूपों में देखने को मिलता है या परिलक्षित होता है। एक विद्वान थे लॉबेक। उन्होंने कहा है कि शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है तथा वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। यानी शैलों का निर्माण प्रक्रिया, उनके गुण, संगठन, संरचना वहाँ के वातावरण पर निर्भर है और उनकी प्रकृति से वातावरण प्रभावित होता है। यानी ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं। शैलें मुख्यतः 3 तरह की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल को बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी शैल को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और कायांतरित शैल को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आज के वीडियो में हम आग्नेय शैल को पढ़ेंगे। आग्नेय शैल, जिसे इंग्लिश में लैटिन भाषा में इग्नियस रॉक कहते हैं, यह लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि। जैसे कि आप सभी को पता है, पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा है कि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हुए तप्त मैग्मा के ठंडे होने और जमाव से होता है। वार्सिस्टर ने कहा कि आग्नेय शैलों का निर्माण तप्त व द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से हुआ है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल। आग्नेय चट्टानों को मौलिक या प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं शैलों की रचना होती है। इन्हीं शैलों पर अपक्षय अपरदनकारी शक्तियाँ प्रभाव करके परतनुमा जमाव करती है और अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और इन आग्नेय और अवसादी शैलों पे ताप और दाब और परिवर्तन के कारण कायांतरित शैल निर्मित होती है। तो मूलभूत या प्राथमिक शैल है आग्नेय शैल। अब आग्नेय शैलों की विशेषताएं। आग्नेय शैल रवेदार होती हैं, क्योंकि मैग्मा ठंडा होता है और मैग्मा के ठंडे होने की दर से रवों का आकार प्रभावित होता है। इसमें स्तर नहीं पाए जाते, इसलिए इसे स्तरहीन शैल कहते हैं। इसमें रंध्र भी नहीं होते, तो असरंध्री शैल है ये सघन और स्थूल होती हैं। इन पर अपरदन कठिनाई से होता है, और जो अपरदन होता है वह भी संधियों के सहारे होता है, जोड़ के सहारे। इन पे मुख्यतः भौतिक अपक्षय ही होता है। रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर नहीं दिखता। इसमें जीव अवशेष का अभाव है, फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि इतने अधिक तापक्रम पर कोई भी जीव नहीं पाया जा सकता और इसका विस्तार, इसका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय शैलों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहला वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। यानी मैग्मा का जमाव कहाँ हुआ है। अगर वो बहुत अधिक गहराई पर हुआ है और या फिर तल के निकट हुआ है या धरातल के बाहर हुआ है, तो मुख्यतः से 2 पार्ट होते हैं इसके उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार: अंतर्वेदी आग्नेय शैल और बहिर्वेदी आग्नेय शैल। जो आग्नेय शैल धरातल के आंतरिक भागों में बनती है वह अंतर्वेदी है, और जो धरातल के निकट और ऊपर बनती है वह बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहलाती है।
इंट्रूजिव इग्नियस रोक अंतर्वेदी और एक्सट्रूजिव इग्नियस रोक बहिर्वेदी। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार पहला पार्ट था अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ये मुख्यतः दो तरह की होती है, पातालीय आग्नेय शैल जिसे प्लूटोनिक शैल भी बोलते हैं, इस क्योंकि बहुत गहराई पे होता है, वहाँ तापक्रम अधिक होता है, मैग्मा देर से ठंडा होता है तो बड़े रवे बनते हैं। दूसरा है अधिवितलीय आग्नेय शैल हाइपरबेसल इग्नियस रोक, इसे मध्यवर्ती आग्नेय शैल भी कहते हैं। ये पातालीय और धरातलीय के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। इनके उदाहरण हम देखें अंतर्वेदी आग्नेय शैल के, तो सबसे पहली है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, लेकोलिथ। लेकोलिथ जो चट्टान है, लेकोलिथ जो आग्नेय शैल है, यह होती है उभार ली हुई और हम कहें उत्तल इसका ढाल होता है। यूएसए के उटाहा प्रांत में हेनरी पर्वत के सहारे ऐसा जमाव देखने को मिलता है आंतरिक भाग में। दूसरी है सिडार। इसकी आकृति देवदार के वृक्ष के समान होती है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, विशिष्ट आकृति होती है। तीसरी है फैकोलिथ। इसमें धरातल के आंतरिक भाग में शैलों के अपनति और अभिनति वाले भाग में मैग्मा का लहरदार जमाव होता है। चौथा है लोपोलिथ। इसमें नतोदर आकृति में मैग्मा का जमाव तश्तरीनुमा आकृति में होता है और ये क्षेत्र मुख्यतः अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र में देखे जाते हैं। फिर है बैथोलिथ। यह वृहद गुंबदाकार जमाव है और अत्यधिक गहराई पर मिलता है। तो लेकोलिथ और बैथोलिथ में अंतर यह है कि दोनों गुंबदाकार होते हैं, लेकिन बैथोलिथ बहुत अधिक गहराई में होता है और इसका आकार अधिक होता है। तो कहाँ दिखा जाता है बैथोलिथ? जैसे मैंने पीडीएफ में भेजा है आपको, यूएसए के इडाहो प्रांत में। अगला है सिल, जो दक्षिण अफ्रीका के कारू क्षेत्र में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि क्षैतिज परतों के रूप में मैग्मा का जमाव होता है। दूसरा है शीट। सिल और शीट में अंतर है कि सिल का जमाव अधिक मोटाई में होता है, जबकि शीट का उसी अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में, बहुत विस्तृत पतली जमाव के रूप में होता है, चादरनुमा जमाव। अगला है बोस, BOSS। इसमें एक सतह से कोण बनाते हुए मैग्मा का जमाव होता है, तो इसे बोस कहते हैं। फिर है ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा। जब ज्वालामुखी की नलिकाओं के मध्य में मैग्मा का जमाव होता है तो उसे ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। डाइक लंबवत जमाव है जो भूपटल से समकोण पर बनता है। स्टॉक है वो गोलाकार आग्नेय शैल के रूप में देखने को मिलती हैं, और जो पहले से चट्टानें हैं उनमें अंतर्वेदित हुई हुई दिखती, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि चट्टानों के बीच में, पूर्व चट्टानों के बीच में गोलाकार आकृति में इसका जमाव हो रहा है। अगला है प्लग। जैसे कि बोतल की ढक्कन होता है, इसे कहते हैं प्लग होता है, तो ऐसे ही ज्वालामुखी छिद्रों पर जब मैग्मा का जमाव होता है तो वह छिद्र को बंद करता है और ऐसा लगता है कि वह उस ज्वालामुखी छिद्र पे प्लग है, उसको बंद कर रहा है, ढक्कन लगा रहा है, वह आकृति प्लग कहलाती है। तो ये हुई अंतर्वेदी आग्नेय शैल। अब है बहिर्वेदी आग्नेय शैल में इसके उदाहरण हैं, कहाँ मिलती हैं ये, कि इसमें मैग्मा का जमाव धरातल पर आकर बाहर धीरे धीरे ठंडा होता है। दक्कन का पठार, ब्राज़ील, यूएसए, कोलंबिया पठार में ये देखने को मिलता है। प्रमुख चट्टानें हैं इसमें बेसाल्ट और ग्रेबो। इसके अतिरिक्त जिस आकृति में, जिस आकार में ज्वालामुखी के साथ ठोस कण और पदार्थ बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी बम, ब्रेजिया, लैपिली, ज्वालामुखी राख आदि। आग्नेय शैलों के उदाहरण की बात करें तो सबसे प्रमुख है ग्रेनाइट, जिसमें मोटे कण होते हैं, अम्लीयता है, 65 से 85% इसमें सिलिका पाई जाती है। इसका घनत्व 2.75 से 2.8 है। दूसरी है बेसाल्ट। इसमें रवे नहीं होते, कण नहीं होते, 45 से 65% इसमें अम्लीयता है, सिलिका का प्रतिशत है।
ये भारी होती है लेकिन मुलायम होती है। रायोलाइट है अगली, बहिर्वेदी है, ग्रेनाइट जैसी है लेकिन बहिर्वेदी है, बाहर की ओर है। डायोराइट है, ग्रेबो है, पोरीफेरी है और ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन भी अम्लीय है। तो ये उदाहरण किसके हैं? आग्नेय शैलों के। अब आग्नेय शैलों के महत्व की बात करें तो हम देखें इन शैलों की शिराओं से ही हमें बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं और खनिज प्राप्ति के कारण इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। आवास निर्माण, सड़क निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे ग्रेनाइट का प्रयोग इमारती पत्थर के रूप में हो रहा है। बेसाल्ट और डोलोराइट का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। अत्यधिक गहराई पर इन आग्नेय चट्टानों के ऊपर क्योंकि असंरंध्री होते हैं तो उष्ण जल स्रोत और खनिज मिश्रित जल यहाँ पर पाया जाता है। और इस तरह के प्रवाह से निर्मित पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे उर्वर लावा मिट्टी का जमाव इन आग्नेय शैलों के माध्यम से होता है। अब उन पे आग्नेय शैलों पे होने वाले अपक्षय के द्वारा। तो आज हमने पढ़ा कि आग्नेय शैल क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस आकृति में होती हैं।